गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है December 9, 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। आज आप जैसा कि देख सकते हो, लिस्ट टॉपिक की थोड़ी सी लंबी रहेगी, क्योंकि इसमें मोस्टली टॉपिक आपको ना प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से दिखेंगे, क्योंकि आर्टिकल 99 ये यूनाइटेड नेशन के रिगार्डिंग एक टॉपिक है। यूएन और इसकी जो एजेंसीज हैं उनके बारे में यूपीएससी में ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो ये बिल्कुल न्यू है आपके लिए, ये टॉपिक हम लोगों ने पहले नहीं किया है। आर्टिकल 99 क्या कहता है यूनाइटेड नेशन का, उसके बारे में बात करेंगे। केशवानंद भारती केस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। ये टॉपिक आपका थोड़ा रिवीजन के लिए ही है, लेकिन थोड़ा बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर की, थोड़ा केशवानंद भारती केस के बारे में और ये न्यूज़ में क्यों है। खत्ती कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे, जिसको एसटी स्टेटस दिया गया था। तो ये लोग खत्ती जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एक्चुअली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा इसके बहाने से हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी कम्युनिटी को एससी या एसटी के स्टेटस में जो इंक्लूड करने की या जो एक्सक्लूड करने की जो प्रोसेस है वो क्या है, उस प्रोसेस को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा इकोनॉमी से एक हमारे पास आर्टिकल है। सेबी जो सेटलमेंट किस तरह से करती है, T+2 सेटलमेंट क्या होता है, T+1 क्या होता है, T+0 क्या होता है, वो थोड़ा जानेंगे हम लोग। जो हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, बेसिकली वो इन टर्म्स का यूज करते हैं। तो इन टर्म का मीनिंग क्या होता है वो थोड़ा देखेंगे। उसके अलावा कई हजार जो स्टूडेंट्स हैं एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी से, उन्होंने ड्रॉप आउट किया है पिछले 5 सालों में। तो ये इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों ऐसा हो रहा है बेसिकली। और सुसाइड केसेस भी हो रहे हैं आईआईटी से भी। अ, बहुत सारे बच्चों ने जो है ड्रॉप आउट किया है पिछले 5 सालों में। तो इसका कारण क्या है। उसके अलावा इंडिया और हमारा जो नेबर्स हैं साउथ एशिया के अंदर, इनके बीच में क्या क्या चैलेंजेस हैं जो इंडिया फेस कर रहा है और इंडिया क्या कर सकता है, मतलब एज अ सॉल्यूशन। तो ये टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन स्टूडेंट ड्रॉप आउट वाला टॉपिक भी आपका मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जीएस पेपर 4 में भी ये पूछा जा सकता है। बाकी सारे टॉपिक लगभग लगभग आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं सीधा। वैसे आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस में है, द हिंदू में इसको कवर नहीं किया गया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सो क्योंकि देखिए, गाजा में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, हमास जिस तरह से वहाँ पे एक्टिव है और उसको फिर अटैक करने के लिए इसराइल जो कुछ भी कर रहा है, उसकी वजह से जो वहाँ पे हैवॉक क्रिएट हो गया है, वो बड़ा ही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। बल्कि कई हजार डेथ वहाँ पे हो चुकी है, लगभग 15,000 डेथ, जिनमें से अनफॉर्चुनेटली 40% से ज़्यादा जो है वो बच्चे हैं। तो जो सेक्रेटरी हैं भैया, जनरल सेक्रेटरी जो हैं गुतेरस, ये इंडिया में भी आए थे थोड़े समय पहले। तो इससे ये बड़े दुखी हैं और इनका ये कहना है कि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी जिसे कहते हैं, जिसके अंदर 15 मेंबर होते हैं टोटल। जिन 15 मेंबर में से 10 नॉन परमानेंट होते हैं और 5 परमानेंट होते हैं। इन 5 परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होती है, इन 10 के पास वीटो पावर नहीं होती है। इंडिया जो है इसका पार्ट है यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर का। तो जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर होता है यूनाइटेड नेशन के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो मैटर आता है। और एक बार अगर ये लोग उस मैटर को पास कर देते हैं, फिर उसके बाद उस मैटर का वेटेज काफी बढ़ जाता है, उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। तो अभी थोड़े समय पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये मैटर आया था, जनरल असेंबली के थ्रू आया था, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया था। लेकिन ये जो खुद जो सेक्रेटरी जनरल हैं, इनके पास एक स्पेशल पावर होती है अंडर आर्टिकल 99। और इस पावर का यूज करके ये खुद अब पर्सनली सिक्योरिटी काउंसिल के सामने कोई भी ऐसा मैटर उठा सकते हैं जो इनको लगता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस समय ये आर्टिकल 99 का यूज करने वाले हैं गाजा वाले मैटर को उठाने के लिए। ये प्रोविजन तो बहुत पहले से है, जब से यूनाइटेड नेशन बना था तब से है। बेसिकली फाउंडिंग प्रोविजन है, लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है क्योंकि पर्सनल लेवल पे होता है ना, तो बहुत कम यूज होता है। एक बार 1960 में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इसका यूज किया गया था। क्योंकि 1960 उस समय पे भी बेल्जियम जो है कॉन्गो को एक कॉलोनियल पावर था बेल्जियम। तो जब वहाँ पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी तब इसका यूज किया गया था। फिर ट्यूनीशिया में इसका यूज किया गया। ट्यूनीशिया फ्रांस के अंडर में हुआ करता था, क्योंकि ट्यूनीशिया डिमांड कर रहा था इंडिपेंडेंस की। तो वो सब चीजें, तो 2 बार ये यूज हो चुका है पहले भी, अब ये तीसरी बार यूज होगा।
तो ये थोड़ा सा आपने जानना है इसके बारे में, ठीक है। फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वर एडेड लेटर ऑन इन द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो ये बाद में ऐड नहीं किया गया, ये फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रीटी वगैरह जो भी होती हैं, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बाई चांस अगर इसको पास कर देती है, तो फिर आप ये मान के चलिए मोर और लेस वो बाउंड हो जाती हैं सारी कंट्री उसको फॉलो करने के लिए। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होगा वो मुझे नहीं लगता है, बट स्टिल कम से कम इनके पास पावर तो है, तो ये ऐसी पावर यूज कर रहे हैं जो बहुत रेयरली यूज की जाती है, तो इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आर्टिकल 99 आपसे पूछ सकता है, इट वाज रिसेंटली न्यूज, इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चार ऑप्शन आपको देगा, तो आर्टिकल 99 इज रिलेटेड विद द यूनाइटेड नेशन चार्टर, ठीक है। बस बेसिक्स इंफॉर्मेशन होती है प्रीलिम्स के लिए। चलिए जी, सेकंड आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट मेक्स वीडियो ऑन केशवानंदा भारती जजमेंट अवेलेबल, ठीक है। अ नियरली 5 मिनट वीडियो, a nearly 5 minute video produced by the Supreme Court in 10 Indian languages gives a concise history of the Kesavananda Bharati judgment। तो ये जजमेंट 14 अप्रैल 1973 को आया था। 13 जज की बेंच थी वो। 13 जज की बेंच बहुत बड़ी होती है, अभी तक हमारी जुडिशियल हिस्ट्री में ये सबसे बड़ी बेंच है। 13 जज की बेंच, इससे बड़ी आज तक नहीं बनी है। और केशवानंदा भारती केस में जो जजमेंट आया था, उसमें वो आया था 7:6, मतलब 7 जज इसके फेवर में थे और 6 जज इसके अगेंस्ट में थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप कह सकते हो प्री केशवानंदा पोस्ट केशवानंदा, मतलब बिल्कुल चेंज हो गया हमारी जो उसके बाद जुडिशरी का जो पूरा सीन है वो बदल गया। केशवानंदा भारती केस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसने हमें डॉक्ट्रिन दी थी बेसिक स्ट्रक्चर की। बेसिक स्ट्रक्चर, तो इससे पहले जितने भी जजमेंट वगैरह हो रही थी, गोलकनाथ एंड ऑल दैट, उनके अंदर यह सवाल था भैया क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ये एक बड़ी डिबेट चलती थी कि पार्लियामेंट क्या कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देती है या कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है। ये बड़ा सवाल था। अब कुछ लोगों का कहना था भैया पार्लियामेंट सबसे बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट लोगों का रिप्रेजेंट करती है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा? वी द पीपल। लाइन इसी से स्टार्ट होता है ना हमारा प्रियम्बल का, वी द पीपल। तो पीपल आर द रियल पावर, और क्योंकि लोगों की पावर पार्लियामेंट में है, इसलिए पार्लियामेंट शुड बी सुप्रीम। और पार्लियामेंट चाहे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी ऐड कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ भी रिमूव कर सकती है। ये डिबेट चलती थी, कई सारे केस हुए, गोलकनाथ एंड ऑल दैट। बट जब मामला 1973 में पहुंचा अंडर केशवानंदा भारती केस, 13 जो लोगों की जज जो है वहां पे बेंच में बने, और इन्होंने कहा कि यस पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तो जो डिबेट चलती थी, कोर्ट ने भी यही कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन साथ में जैसे होते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशन लगा देते हैं, है ना, कि भाई अगर आप लॉटरी जीतोगे तो ये 5 करोड़ रुपए आपके। लेकिन साइड में छोटा सा लिख देते हैं ऐसे करके टर्म्स एंड कंडीशन, वो 5 करोड़ आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, वो आपको अगले 20 सालों तक थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा। ऐसा होता है ना लॉटरी वगैरह में भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि यस पार्लियामेंट इज सुप्रीम, बट टर्म्स एंड कंडीशंस आर देयर। वो टर्म एंड कंडीशन ये है कि एज लॉन्ग एज पार्लियामेंट इज नॉट चेंजिंग बेसिक स्ट्रक्चर देन एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है, बाकी उसके अलावा आपकी मर्जी है, जो मर्जी करिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया। वो केस टू केस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो उससे पहले कई सारे केस हुए 51 में, फिर सज्जन सिंह केस हुआ, गोलकनाथ केस हुआ, 1971 में 24th अमेंडमेंट हुआ, 1971 में ये सब हुआ। ये सब मैंने लक्ष्मीकांत से उठाया, कुछ नया नहीं है। घुमा फिरा के कहानी यहाँ जाती है केशवानंदा भारती केस में, और जिसके अंदर जो है वो हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर का वो दिया। फिर 1981 में एक हमारे पास वामन राव केस भी आया, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर खुद बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन खुद बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो 1973 में अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा भैया, ये सरकार ने पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि साहब ये तो बता दो, आपने नाम तो ले दिया बेसिक स्ट्रक्चर का,
अब पता चले भाई हम लोग कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, अब आप करोगे जुडिशियल रिव्यू, अब जुडिशियल रिव्यू में आप बोलोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इट्स बेटर कि हमें पहले से ही पता हो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ताकि उसको हम लोग चेंज ही ना करें। अदरवाइज सारी मेहनत खराब चली जाती है पार्लियामेंटेरियंस की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई अब इसमें ऐसे लिस्ट तो नहीं बना सकता, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे जजमेंट्स आएंगी वैसे वैसे मैं आपको लिस्ट दूंगा। तो 1973 में कुछ चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मान लिया गया, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना, ये सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, पहले तो यही डिबेट चलती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। मतलब अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते हो तो, राइट। रिपब्लिकन एंड द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल करेक्टर, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए सेकुलर करेक्टर ऑफ इंडिया, सेकुलर करेक्टर यही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जो लोग ये चाहते हैं ना कि हम लोग प्रियम्बल से सेकुलर वर्ड हटा देंगे, तो भैया दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर। अगर अगर देखो वैसे सेकुलर वर्ड ऐड करने से कोई खास फर्क तो पड़ा नहीं, हमें पहले से ही पता है इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, है ना, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट ठीक है, अगर आप वर्ड ऐड कर देते हो तो थोड़ा सा सिंबॉलिकली एक वेट बढ़ जाता है ना, क्योंकि इंडिया कोई रिलीजियस स्टेट तो है नहीं, है ना, रिलीजन के बेसिस पे तो इंडिया बना नहीं था, वो तो पाकिस्तान बना था। तो हम लोगों को तो शुरुआत से ही सेकुलर, मतलब जितने भी धर्मों के लोग हैं इंडिया में रह सकते हैं, है ना। तो इट्स काइंड ऑफ सेकुलर स्टेट ऑलरेडी। हमारी तो फिलोसफी और हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो भी सेकुलर है। तो इसीलिए कोई फर्क खास पड़ा नहीं, बट स्टिल ठीक है, वर्ड हटाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। फिर उसके बाद जो है इंदिरा गांधी जी वाला केस हुआ था। ठीक है, उसमें रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और इसका वायलेशन हुआ था इंदिरा गांधी के इलेक्शन के दौरान। तो इसीलिए उनको हटा भी दिया था उनके पद से, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद से। फिर उसके बाद में इमरजेंसी लगी, वो सारी अलग कहानी बनती है। तो यानी कि सेकुलरिज्म दोबारा यहाँ से मेंशन किया गया, जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर। मिनरवा मिल केस के अंदर जुडिशियल रिव्यू फिर से बोला गया। हार्मनी एंड द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड द डीपीएसपी, ये भी बहुत डिबेट चलती थी उस टाइम पे, डीपीएसपी बड़ा है या फंडामेंटल राइट बड़ा है। कई सारे केस हुए। तो इंदिरा गांधी ने कई ऐसे कानून बनाए जिसके अंदर डीपीएसपी को सुप्रीम मान लिया गया। लेकिन घुमा फिरा के जब केस हुआ मिनरवा मिल केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया फंडामेंटल राइट आर द सुप्रीम। ठीक है, अगर दोनों के बीच में डिबेट होगी तो फंडामेंटल राइट्स आर गोइंग टू बी द विनर, ऐसा कोर्ट ने कहा। उसके अलावा फिर इफेक्टिव एक्सेस टू द जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, घुमा फिरा के आर्टिकल 14 भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बीस मींस इक्वालिटी की बात करता है वो। ठीक है, तो ये सब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। वही रिपीटेड रिपीटेड सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कई बार। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट इनमें से कौन कौन सा है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना उसके लिए। चलिए जी, हट्टी कम्युनिटी अनाउंसेस प्रोटेस्ट ऑन द December 16। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो हट्टी कम्युनिटी है, अभी थोड़े समय पहले उसको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया गया था, लेकिन अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। क्योंकि देखिए पार्लियामेंट ने तो कर दिया है, पार्लियामेंट के ने तो कानून पास करके उसको कर दिया नोटिफिकेशन, लेकिन स्टेट असेंबली के द्वारा भी नोटिफिकेशन इशू किया जाता है अगर किसी स्टेट में किसी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो वो हिमाचल की सरकार ने अब तक नहीं किया है, और इसलिए इन्होंने कहा कि भाई हम तो प्रोटेस्ट करेंगे। तो इतना थोड़ा हमने ध्यान रखना है। तो हट्टी कम्युनिटी हैज ग्रांटेड द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस of the by the constitution order, second amendment act, but the state government has not implemented the amendment yet। ठीक है। अब किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस कैसे दिया जाता है, कैसे इंक्लूड किया जाता है या कैसे एक्सक्लूड किया जाता है, प्रोसेस लगभग सेम है। तो जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो स्टेट लेवल पे स्टार्ट होती है या फिर यूटी लेवल पे स्टार्ट होती है, यूनियन टेरिटरी लेवल पे स्टार्ट होती है। तो हमने ये ध्यान रखना है एग्जाम के लिए कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब को इंक्लूड करने का या एक्सक्लूड करने की जो प्रोसेस है वो सेंट्रल लेवल पे शुरू नहीं होती है, वो स्टेट लेवल पे या यूटी लेवल पे शुरू होती है। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी चाहती है अगर कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को इंक्लूड किया जाए, तो उसके लिए वो भैया एक प्रपोजल तैयार करती है। ठीक है, प्रपोजल में मतलब वो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो रिकमेंडेशन भेजती है ऐड करने के लिए या रिमूव करने के लिए। ये जो रिकमेंडेशन होती है वो प्रॉपर रिसर्च के बाद की जाती है। ठीक है, और एक बार जब ये रिसर्च वगैरह कर ली जाती है तो फिर ये जो प्रपोजल है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो यूनियन मिनिस्ट्री के पास जाता है।
ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स, इनके पास जाता है। ये फर्दर अपने लेवल पे उसकी रिसर्च करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एग्जामिनेशन करती है, और जब एक बार उनको लगता है कि हाँ यार ये कम्युनिटी डिजर्व करती है एसटी के अंदर जाना, तो फिर वो उस प्रपोजल को फॉरवर्ड करती है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया फिर बाद में उसको अप्रूवल देते हैं, और अप्रूवल देने के बाद जो रिपोर्ट है वो नेशनल कमेटी फॉर शेड्यूल कास्ट या फिर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब के पास उसको फर्दर कंसिडरेशन के लिए भेजती है। फिर जब नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब उसको अलाउ कर देते हैं, फिर वो बाद में वापस से यूनियन गवर्नमेंट के पास आता है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के पास आता है। यूनियन गवर्नमेंट को अगर लगता है फिर बाद में कि हाँ उसको स्टेटस दिया जाना चाहिए, फिर वो हमारे पार्लियामेंट के अंदर जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में, और वहां पे भी वो बिल पास होता है। बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट का उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं, नोटिफिकेशन जाता है, और उस कम्युनिटी को ऐड कर दिया जाता है अंडर आर्टिकल 341 एंड 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरी प्रोसेस होती है बेसिकली। ठीक है, तो हमारे स्टेट से प्रपोजल जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के पास। यूनियन गवर्नमेंट का मेरा जो मतलब है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। ठीक है, तो ट्राइबल अफेयर कमेटी के पास जाएगा। यहाँ से अगर आप फिर देखोगे वो कहाँ जाएगा, रजिस्ट्रार जनरल के पास जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल से वो फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के पास जाएगा। यहाँ से फिर वो यूनियन गवर्नमेंट के पास आता है। फिर यहाँ से वो पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट से अप्रूवल होता है, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं। सिग्नेचर होने के बाद वो एक्ट बन जाता है। एक्ट होने के बाद वो स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है अपने पर्टिकुलर स्टेट में। और नोटिफिकेशन करने के बाद शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस आपको मिल जाता है, और उसके बाद जो भी रिजर्वेशन वगैरह या जो भी दूसरे बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना अपने इस प्रोसीजर को, यहीं से सवाल आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी इन एसटी और एससी, ऐसे सवाल आता है। 4 ऑप्शन देगा आपको, इन्हीं स्टेटमेंट में से आपको बताना है। ठीक है, चलिए। इंडिया टू मूव सेम डे सेटलमेंट बिफोर March 31। ये सेटलमेंट क्या होता है, जैसे मान लो आप एक ट्रेडर हो। ठीक है, आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो। आपने किसी कंपनी के मान लो 10 शेयर जो है परचेज किए। अब आपने परचेज किए 100 रुपीज पर शेयर, लेकिन 2 दिन आपने इसको अपने पास रखा और इसका प्राइस बाद में बढ़ गया 200 रुपीज पर शेयर। ऐसा हो सकता है। अब आपने इसको बेचना है। ठीक है, सेल आउट करना है। आज मान लो वेंसडे है, बुधवार का दिन है, आपने इसको सेल आउट किया। लेकिन आपने सेल आउट तो कर दिया, लेकिन जो आपकी सेटलमेंट है, मतलब आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा, वो उसी दिन सेम डे नहीं आता है। वो या तो नेक्स्ट डे आएगा, जिसे T+1 कहते हैं, या फिर परसों आएगा, मतलब या तो थर्सडे को आएगा या फिर फ्राइडे को आएगा। जो फ्राइडे को आएगा इसे T+2 कहते हैं, और इसे T+1 कहते हैं। T+0 को नहीं आएगा। T+0 मतलब वेंसडे को आपने शेयर पर बेचा और वेंसडे की आपको पेमेंट मिल गई, उसे 0 डे सेटलमेंट कहते हैं। तो धीरे धीरे क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, फास्ट हो रही हैं, तो सेबी कोशिश कर रहा है कि इसे हम लोग T+0 करें, क्योंकि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री के अंदर ये T+0 ही है। इंडिया में पहले ये T+2 हुआ करता था। ठीक है, 2 बिजनेस डे के अंदर सेटलमेंट हुआ करती थी। अब इसमें कई बार छुट्टी भी हो जाती है, मान लो संडे को है, संडे को तो हॉलीडे होती है, तो उस दिन सेटलमेंट नहीं होती है यूजली। तो पहले 2 होती थी, फिर बाद में हम लोगों ने इसको T+1 कर दिया, और अभी इसको हम लोग T+1 कर सकते हैं, मतलब सेम डे। ठीक है, आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, चाहे संडे भी क्यों ना हो, छुट्टी का दिन होता है, बट सेटलमेंट हो जाएगी। तो यूजली जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होती है, वहां पे ये सब किया जाता है। बेनिफिट है इसका, रिस्क मैनेजमेंट बेटर तरीके से हो सकता है, क्योंकि एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, जब तक आपके सेटलमेंट नहीं होते आप थोड़ा रिस्क पे रहते हो, है ना। और 2 दिन, अब ये कोई 10-20 हज़ार रुपए की बात तो नहीं है, ये तो करोड़ों की बात होती है। तो 2 दिन में जो इंटरेस्ट रेट वगैरह चार्ज होता है, मतलब सोच के देखिए, आपने 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपको आज पैसा मिल जाता, ठीक है, तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते थे। लेकिन अगर आपको पैसा 2 दिन के बाद मिलेगा या 3 दिन के बाद मिलेगा, तो वो 50 करोड़ रुपए तो लॉक हो गया ना, आप भी उसका यूज नहीं कर पा रहे हो। स्टॉक क्योंकि आपने ऑलरेडी सेल आउट कर दिया है, तो वो वहां पे भी बेनिफिट नहीं ले पा रहा है।
तो नुकसान होता है। जब करोड़ों की बातें आती हैं तो नुकसान होता है। तो इससे क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है, मार्केट बेटर एफिशिएंट होता है, लिक्विडिटी बढ़ती है, क्योंकि आपका सेटलमेंट हो गया, 50 करोड़ रुपए फ्री हो गए, आप इसको किसी और पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन जब तक सेटलमेंट नहीं होता वो तो लॉक रहता है, आप उसे यूज नहीं कर सकते, तो वो लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो ये थोड़ा देखना है। अब सेबी इसकी कोशिश तो कर रही है, और सेबी आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी संस्था है जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, सेबी। तो सेबी एक स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये ध्यान रखना आपने। ये बाद में हम लोगों ने बनाया, जब हम लोगों ने लिबरलाइजेशन किया था 1991-2 में। उसके बाद हमें ज़रूरत महसूस हुई किसी ऐसी संस्था की जो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट कर सके, क्योंकि तब स्टॉक मार्केट जो है इंडिया का वो ग्रो होना शुरू हो गया था। तब हम लोगों ने इसको बनाया। तो बहुत सारे फंक्शन हैं इसके, ठीक है। मार्केट जो वॉलेटिलिटी है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करता है। वॉलेटिलिटी का मतलब फ्लक्चुएशंस, ठीक है, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा मार्केट होती है, तो ये कोशिश करता है कि उसको थोड़ा सा स्टेबल बना के रखे। फंड रेजिंग वगैरह को मॉनिटर करता है। बड़ी बड़ी कंपनीज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंड रेज करती है मार्केट से, तो ये देखता है कि भाई वो कहीं ऐसा तो नहीं है ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा, तो ध्यान रखता है। तो इसलिए इसे ये रेगुलेटर भी है। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट तो करता ही है, तो सबसे मेजर काम है इसका। और फ्रॉड वगैरह ना हो उसके लिए भी जो है ये सेफ गार्ड करने की कोशिश करता है, जैसे किंगफिशर के केस में हुआ है, अडानी के केस में अभी अभी इंक्वायरी चल रही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें सेबी के द्वारा की जाती हैं। बेसिकली हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जैसे आप लोग भी इन्वेस्टर हो सकते हो, तो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है सेबी। तो हमारे इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होते हैं, जो कंपनीज होती हैं उनके इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होते हैं। तो ये बेसिकली सेबी का प्राइमरी काम होता है, ठीक है। उसके अलावा डीमटेरियलाइजेशन ऑफ द शेयर्स, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। तो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरफ शिफ्ट किया, इससे पहले आप जब शेयर खरीदते और बेचते थे ना, वो फिजिकल फॉर्म में होते थे, पेपर की फॉर्म में होते थे। अब तो सारी चीजें कंप्यूटर के में होने लगी। तो जब से चीजें कंप्यूटर में होने लगी, उसे हम लोग डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं ऑफ शेयर्स। तो इससे ना चीजें बड़ी फास्ट हो गई, प्रोसेस फास्ट हो गई। पहले तो 3-4 दिन के अंदर होती थी, अब तो एक दिन में ही हो जाती है, अब शायद ये 0 दिन में हो जाएगी। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। इंटरनेट ट्रेडिंग आजकल बड़ी फास्ट हो गई है। इसकी चैलेंजेस भी हैं ऑफ कोर्स, एनफोर्समेंट प्रोसेस, डर्थ ऑफ ह्यूमंस, तो ये तो हमारे इंडिया में हमेशा ही रहेगा। मैन पावर की कमी हर जगह पे ही है, जिसकी वजह से कई बार जो फ्रॉड होते हैं ना वो पकड़े नहीं जाते, क्योंकि आपके पास मैन पावर ही नहीं है। कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटाइजेशन मार्केट, ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी अभी हम लोग काफी पीछे हैं, हालांकि कोशिश तो हम लोग करते हैं, बट फिर भी जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है, अमेरिका वगैरह में, यूरोप में जाओगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड बहुत डेवलप है। इसीलिए वहां पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको पैसा रेज करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है, और इसलिए वहां पे बिजनेस कम्युनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। इंडिया में कॉर्पोरेट बॉन्ड का कल्चर बहुत कम है। हम ज्यादातर जो कोशिश करते हैं वो बैंकों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और इसी वजह से हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो पैसा रेज नहीं कर पाती, और इसलिए बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो पाता। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है हमारे सेबी में, कि कैसे हम लोग इस प्रैक्टिस को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी जो कुछ पॉइंट है वो सेल्फ स्टडी के लिए ही हैं, मैंने यहाँ पे ऐड किए थे, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी हैं। चलिए जी, ड्रॉप आउट रेट्स अमंग SC ST OBC स्टूडेंट अ कंसर्न। तो अभी सेशन के अंदर बताया है सरकार ने ये, और उन्हें कहा है कि भाई देखो, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, पिछले 5 साल में 13,000+ स्टूडेंट वहां से ड्रॉप आउट कर चुके हैं। सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट हुआ है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हुआ है, ठीक है। अब सुसाइड की अगर बात करें, तो 122 स्टूडेंट्स ने सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे IITs NITs सेंट्रल यूनिवर्सिटीज IIM से सुसाइड किया है बिटवीन 2014 एंड 2021। इन सुसाइड की अगर बात करें तो 58% ऑफ द स्टूडेंट्स वर फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी। जितने भी सुसाइड हुए हैं 58% SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब कारण क्या हो सकता है, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों सुसाइड्स हो रहे हैं, सुसाइड से ज्यादा क्यों ड्रॉप आउट्स क्यों हो रहे हैं, ठीक है, ये सवाल है। अब एडमिशन तो आपने ले लिया, ठीक है, एग्जाम आपने दिया, रैंक आपका आया, एडमिशन आपका हो गया, उसके बाद आप ड्रॉप आउट क्यों कर रहे हो? आपने मेहनत किया, एग्जाम दिया, तैयारी की, सिलेक्शन भी हो गया, क्लासेस भी चली गई, सब खुश हैं, लेकिन फिर आप ड्रॉप आउट कर दे रहे हो।
क्या कारण हो सकता है इसका? इसके प्राइमरी जो कारण वो है कि पुअर इकोनॉमी बेस, जो SC ST स्पेशली जो कम्युनिटीज हैं, इनका पुअर इकोनॉमी बेस है, मतलब पुअर फैमिली से आते हैं। और पुअर फैमिली में क्या रहता है, जो बच्चे होते हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है अपनी फैमिली को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने का। और हालांकि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सब्सिडी ग्रांट्स वगैरह मिलते हैं, उसके बावजूद भी जो खर्चा होता है ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन, राइट, वो खर्चा नहीं जो है फैमिलीज उठा पाती हैं। और जो एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है फैमिली को सपोर्ट करने का, एक वो बहुत बड़ा रीजन है, पुअर फैमिली बेस है। लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि अगर आप मान लो हिंदी या फिर कोई और रीजनल लैंग्वेज अगर आप पढ़ के आए हो, ठीक है, उसके ऊपर आपकी कमांड है। लेकिन जब आप IITs वगैरह में जाते हो, IIM में जाते हो, तो वहाँ तो सारा कोर्स ही इंग्लिश में होता है, रीजनल लैंग्वेज होती नहीं। अब आप मराठी पढ़ के आए, हिंदी पढ़ के आए, अचानक से आप इंग्लिश में शिफ्ट हो जा रहे हो फिर बाद में। तो लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और जब समझ में नहीं आती हैं तो फिर एग्जाम में आप फेल हो जाते हो, जो सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह होते हैं, है ना, और उसके लिए बाद में फिर आप ड्रॉप आउट भी कर देते हो, राइट। उसके अलावा एक और चीज जो है, सोशो कल्चर स्टीरियोटाइप भी देखा गया है। इस सेंस में आप ये कह सकते हो, मान लो कोई बच्चा अगर रिजर्वेशन के थ्रू एडमिशन लेके आता है, तो हो सकता है वहाँ पे उसको कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता हो अपने फेलो स्टूडेंट से। वो भी एक तरीका हो सकता है। तो सोशो कल्चर स्टीरियोटाइप है ना, मतलब वहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती होंगी, तो इसकी वजह से भी कुछ ड्रॉप आउट या सुसाइड केसेस होते होंगे। ठीक है, तो ये कुछ भी जो है यहाँ पे आप थोड़ा देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ खास जानना नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है। RBI कीप्स रेपो रेट एट 6.5%, रेजिस GDP ग्रोथ फोरकास्ट। ठीक है, तो RBI ने ये कहा है कि भैया इंडिया, RBI मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ठीक है, ये लोग डिसाइड करते हैं रेपो रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और इस रेपो रेट के ऊपर डिपेंड करता है मनी सप्लाई, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है। इस टॉपिक में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि रेपो रेट बेसिकली होता क्या है, काम कैसे करता है। ठीक है, जैसे SBI बैंक है, ठीक है, SBI बैंक को जो पैसे की जरूरत होती है तो वो किससे लेता है, RBI से लेता है। तो RBI इज द बैंक ऑफ बैंकर्स, ऐसा बोलते हैं ना, बैंकर ऑफ बैंक्स। जैसे आप लोगों का बैंक SBI है, ऐसे ही SBI का बैंक RBI है। आपको पैसा चाहिए तो आप SBI के पास जाते हो, SBI का पैसा चाहिए तो वो RBI के पास जाता है। अब जब आप मान लो आपने SBI से 10,000 रुपये लोन लिया है, तो बदले में आप SBI को इंटरेस्ट रेट पे करते हो, फ्री में तो पैसा नहीं मिलता है आपको। और जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आप कुछ सिक्योरिटी के रूप में भी वहां पे रखते हो कुछ कागज वगैरह। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे यूज होता है। SBI को मान लो RBI से 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो RBI SBI को 100 करोड़ रुपए देता है। ठीक है, मान लो हफ्ते के लिए लिया इसने, 1 वीक के लिया, लेकिन फ्री में तो नहीं देगा। SBI RBI को कुछ सिक्योरिटी के रूप में देगा, कुछ कोलेटरल के रूप में देगा। ये यूजुअली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब जब ये RBI SBI को 100 करोड़ रुपए देगा, तो भाई फ्री में तो नहीं देगा, कुछ इंटरेस्ट रेट तो चार्ज करेगा। 2%, 4%, 5% कुछ भी कर सकता है। ये जो इंटरेस्ट रेट होता है, इसी को रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इंटरेस्ट रेट विच इज चार्ज बाय RBI while lending money to its banks or the customers, that is called repo rate। ठीक है, तो अगर ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, मान लो ये इंटरेस्ट 2% है, तो SBI RBI से पैसा लेना बड़ा आसान हो जाएगा, खूब सारा पैसा लेगा। और जब SBI के बाद खूब सारा पैसा होगा तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा। लेकिन मान लो यही इंटरेस्ट रेट 2% की बजाय 20% है, अब पैसा लेना बहुत महंगा हो गया, कॉस्टली हो गया, तो SBI RBI से पैसा नहीं लेगा, सप्लाई रुक जाएगी। और जब SBI के पास पैसा नहीं होगा तो मतलब मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपका रेपो रेट
कम होगा तो मनी सप्लाई ज्यादा होगा। अगर रेपो रेट ज्यादा होगा तो मनी सप्लाई मार्केट में कम होगा। और मनी सप्लाई किससे रिलेटेड होता है? इन्फ्लेशन के से रिलेटेड होता है ना। मनी सप्लाई ज्यादा है तो इन्फ्लेशन ज्यादा है, मनी सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन कम है, ऑब्वियसली बात। तो ये थोड़ा सा, ये जो रेपो रेट वगैरह होती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, इसे प्राइमरी लैंडिंग रेट भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतनी आपके लिए सफिशिएंट है। इंडियाज ग्रोइंग नेबरहुड डायलेमा। डायलेमा का मतलब यह है कि टेंशन, ठीक है, कुछ कंसर्न्स हैं, मतलब हम लोग बीच में फंस गए हैं, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, करें तो क्या करें, दैट इज द मीनिंग ऑफ डायलेमा। एक धर्म संकट जिसको आप कहते हो। ठीक है, ये थोड़ा हमारे पड़ोस में चल रहा है, क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो अभी एक एम्बिशियस विजन है। हम कहते हैं भाई हम तो आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, हम लोग तो विश्व गुरु बनेंगे, है ना। तो विश्व गुरु की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है बनने की, एक एम्बिशियस फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है, हम लोग अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर भी दिखाना चाहते हैं, एक तरफ। एक तरफ हम लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, एक तरफ हम लोग इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसके अंदर पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम लोग चाइना की इकोनॉमी पावर से डरते भी हैं थोड़ा बहुत। तो ये जो चीजें चल रही हैं, कुछ पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, कुछ के साथ बिगड़ रहे हैं। कुछ के साथ पहले बिगड़े हुए थे, अभी ठीक हो रहे हैं, कुछ के साथ पहले ठीक थे, अभी बिगड़ रहे हैं। तो ये जो हमारे आस पड़ोस में जो डायलेमा चल रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग, वो एक लिस्ट आपको दे रहा है ये आर्टिकल। जैसे मालदीव की बात करें, वैसे तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो मालदीव बहुत अच्छा पार्टनर रहा है हमारा, लेकिन मालदीव के अंदर सरकार चेंज हो गई। वहाँ पे जो नए प्रेसिडेंट आए हैं वो भाई साहब इंडिया को पूरी तरह से अगेंस्ट में है ना। हमारे ट्रुप्स को भी वहां से बाहर कर दिया उन्होंने। अब तो वहां पे प्रो चाइना सेंटीमेंट बन रहा है मालदीव में, एंटी इंडिया सेंटीमेंट बन रहा है ना। तो लेकिन मालदीव इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इंडियन ओशन के लिए तो अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सिक्योरिटी के लिए परस्पेक्टिव से। तो ये एक इंडिया के सामने चैलेंज है, करें तो क्या करें, है ना। मालदीव से पूरी तरह से अपने रिलेशन कट डाउन कर दें, या फिर जो चल रहा है उसको चलने दें। दोनों ही चीजों में इंडिया का नुकसान है। अब चाइना का इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो हुआ, चाइना की जो जियोपॉलिटिकल पावर है वो भी ग्रो होने लगी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हमारे सभी पड़ोसी, ठीक है, भूटान को छोड़ के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। तो चाइना का इन्फ्लुएंस हमारे पड़ोस में बढ़ रहा है। इवन अभी थोड़े समय पहले चाइना ने भूटान के साथ भी अग्रीमेंट किया है। तो ये थोड़ा सा चिंता का तो है, सब्जेक्ट है ऑफ कोर्स हमारे लिए। यूनाइटेड स्टेट्स का फोकस आजकल कहीं और हो गया है। या तो साउथ चाइना सी पे फोकस कर रहा है, पैसिफिक ओशन में फोकस कर रहा है, या फिर वो यूक्रेन वाला क्राइसिस वहां पे फोकस कर रहा है, या फिर अभी जो इसराइल में चल रहा है वहां पे फोकस हो रहा है ना। यूरोप के अंदर, तो यूरोप के अंदर जो काफी समय से इंटरेस्ट खत्म हो गया था ये अमेरिका का, वो दोबारा से बढ़ गया है बिकॉज ऑफ यूक्रेन क्राइसिस। तो तो ये जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन से जो फोकस हटा है अमेरिका का, तो वो वैक्यूम क्रिएट हो गया। सिर्फ इंडियन ओशन से नहीं, जैसे मिडल ईस्ट से भी फोकस हट गया अमेरिका का। चाइना जो है एज अ ग्रोइंग पावर उस वैक्यूम को फिल कर रहा है। ये भी एक इंडिया के टेंशन का मुद्दा है ना। बहुत सारे देश, अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सारी, चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और यूनाइटेड नेशंस वगैरह के अंदर जब सपोर्ट करने की बात आती है तो वो अफ्रीकन कंट्रीज चाइना को खुलेआम सपोर्ट करती हैं, वोटिंग करती हैं उसकी फेवर में। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए तो चैलेंज है ही ये। यस। उसके अलावा देखें तो चाइना नॉर्म फ्री जोन एंड द चाइना नो नॉर्मेटिव ऑल्टरनेटिव। मतलब ये है कि अभी ऐसा हमें चाइना का कोई खास ऑल्टरनेटिव नजर नहीं आ रहा है, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप जो चल रहा है। ठीक है, इंडिया चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो बात बन नहीं रही है। रेजिडेंट वर्सेस नॉन रेजिडेंट पावर डायनामिक्स, इंडिया एक रेजिडेंट पावर है। रेजिडेंट पावर का मतलब ये है कि इंडिया जो है कल्चरली, एथनिकली, और हमारे जो जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, है ना। हमारे इंडियन ओशन के अंदर हमारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, एक बार लक्षद्वीप, अंडमान एंड ऑल दैट, ठीक है, वहां पे भी हमारे इंटरेस्ट हैं। चाइना का ऐसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो चाइना एज अ ब्लॉक काम करता है, जिसकी वजह से उसको बेनिफिट मिलता है। तो चाइना को अपने इंटरेस्ट ना पूरी दुनिया में प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट पावर है। लेकिन इंडिया को अपना इंटरेस्ट इंडियन ओशन के अंदर भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है। दूसरे ऐसे देश हैं जहाँ पे इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, वहाँ पे भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो उसकी वजह से कई बार ना हमारा जो सिस्टम है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। चाइना का उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। चाइना को सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, हमें बहुत सारे लोगों के ऊपर फोकस करना पड़ता है। ये एक रीजन है। उसके अलावा कुछ बायसनेस भी है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, नो डाउट। जैसे जब हम लोग बांग्लादेश की बात करते हैं, तो बांग्लादेश में शेख हसीना के रिजीम को इंडिया सपोर्ट करता है। लेकिन वहीं जो खालिदा जिया हैं, ठीक है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है, उनको हम लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जब जब खालिदा जिया पावर में आती हैं, तब तक इंडिया के साथ बांग्लादेश के रिलेशन खराब हो जाते हैं। लेकिन जब जब शेख हसीना आती हैं तो बेटर हो जाते हैं। तो कई अपने आस पड़ोस में, चाहे आप नेपाल का एग्जाम्पल लें, बांग्लादेश का लें, कुछ खास लोगों को, कुछ खास पॉलिटिकल पार्टी को इंडिया सपोर्ट करता है। तो जिसकी वजह से वो न्यूट्रलिटी नहीं रह पाती है, और रिलेशन हमारे अप एंड डाउन चलते रहते हैं। ये समस्या है हमारे यहाँ पे, ये चैलेंज भी हमारे लिए है। तो क्या कर सकते हैं? तो एक तो यार, जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, ये इंडिया को काउंटर करना पड़ेगा। और ये काउंटर तब कर सकते हैं जब लाइक माइंडेड नेशंस, जो चाइना को सपोर्ट नहीं करते, उनके साथ हम लोग कुछ मिलकर बात करें। उसके अलावा हमारे जो पड़ोसी हैं, उनकी डाइवर्सिटी को हम लोगों को और उनके इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग सिर्फ अपने इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से काम नहीं कर सकते, उनको भी समझना पड़ेगा। ठीक है, डिप्लोमेटिक एफर्ट तो हमें लेने ही पड़ेंगे। उसके अलावा जो मल्टीलेटरल फोरम्स होते हैं, उनके साथ हम लोग कोलैबोरेशन करें। यूरोपियन कंट्रीज के साथ, क्योंकि वो भी डेमोक्रेटिक हैं। अमेरिका के साथ, वो भी डेमोक्रेटिक हैं। ठीक है, रीजनल चैलेंजेस को हम लोग दूर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। अभी हमारा जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करें, रिक्रूटमेंट करें। हमारे कॉन्सुलेट्स या जो हमारे जो आईएफएस ऑफिसर्स हैं, इंडिया बहुत कम रिक्रूटमेंट करता है, बहुत ही कम। तो अब जब आपके पास ऑफिसर्स ही नहीं होंगे, मैन पावर ही नहीं होगा, तो आप अपने इंटरेस्ट को कैसे आगे रखोगे? तो ये भी बहुत ज़रूरी है अगर इंडिया को आगे लेके जाना है। सॉफ्ट पावर के जो एलिमेंट है, कल्चरल एक्सचेंज, बॉलीवुड, सिनेमा, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, ठीक है, वो जो है हम लोग और अच्छे तरीके से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा वे फॉरवर्ड में इसको लिख सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली बात हुई है घुमा फिरा के, इट ऑल कम्स टू मनी। ठीक है, जब आपकी कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग होती है, तो धीरे धीरे आपकी बाकी सारी चीजें भी स्ट्रांग होने लगती हैं। आप अगर इकोनॉमिकली वीक हो, तो फिर बाकी कुछ भी आप कर लीजिए, उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। चाइना को ही देख लीजिए, जब तक चाइना इकोनॉमिकली वीक था, तो उसके इतने अच्छे पार्टनर्स नहीं थे दुनिया भर में, है ना, कोई सपोर्टर्स नहीं थे। अमेरिका जब तक बहुत स्ट्रांग था, उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा था, तो एवरीबडी वाज अलाइनिंग विद द इंटरेस्ट ऑफ यूएस से। तो ऐसा ही होता है। तो अल्टीमेटली इंडिया को अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। और अगर इकोनॉमिकली हम लोग अच्छा ग्रो करते हैं, अगर नेक्स्ट 20 ईयर्स तक इंडिया 8 से 10% की ग्रो करता है, ठीक है, नेक्स्ट 20 ईयर्स तक, तो फिर आप चाहे आधे एफर्ट लो, फिर दुनिया आपके साथ है। तो यही है कुछ इश्यूज। ठीक है, कुछ एडिशनल आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।